नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम उस मुहिम की बात कर रहे हैं जो न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार ये मुहिम चला रखी है। ख़ास तौर से जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया अपने रिपोर्ट्स में कि कई जगहों पर शहरों में कब्रिस्तान हैं, लेकिन कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा हो जाता है, या तो आधे हिस्से में या उसके थोड़े हिस्से में या कहीं कहीं तो पूरे हिस्से में। हमने इस ताल्लुक़ से आपको बेंगलुरु से रिपोर्ट दिखाई, हमने इस ताल्लुक़ से मध्य प्रदेश भोपाल से रिपोर्ट दिखाई, पटना से रिपोर्ट दिखाई। आज हम बात करेंगे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली में भी एक कब्रिस्तान को लग गई है किसी के नज़र। हालात ये हैं कि वहाँ पर 10 सालों से ज़्यादा अरसे तक लोगों ने अपने मुर्दों की तदफीन की है, लेकिन मुसलमानों को अब पिछले कुछ अरसे से वहाँ तदफीन पर लग गई है पाबंदी। आखिर क्यों, क्या है इसकी वजह और क्या है इस मसले का हल, इस पर आज होगी पूरी बात। तो यहाँ से उत्तम नगर जाए तो उत्तम नगर भी मना कर देते। जी हाँ, मुल्क में अलग अलग जो रियासतें हैं, हर रियासत में वज़ीर आला हैं। ये चर्चा ज़ोरों से होती है कि अगर वज़ीर आला के को कामकाज के एतबार पर देखा जाए तो उसमें कुछ नामों में अरविंद केजरीवाल का भी नाम आता है, और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं दिल्ली के। लेकिन उन्हीं के दौरे हुकूमत में मुसलमानों का एक अच्छा खासा जो एक तबका है वो काफ़ी उनसे नाराज़ है, और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि उन्हें अपने मुर्दों को एक कब्रिस्तान में तदफीन से रोका जा रहा है, जबकि 10 साल से ज़्यादा अरसे तक वहाँ मुर्दों की तदफीन की गई। वहाँ कई मुर्दे अब भी दफन हैं, लेकिन कुछ तंजीमों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद एतराज़ जताए जाने के बाद वहां पर लगा दी गई पाबंदी। जी हां, दिल्ली में उत्तम नगर कब्रिस्तान का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इस मामले को लेकर एक खत भी लिखा है, जिसमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है, कब से ये तनाज़ा शुरू हुआ और किस तरह मुसलमान अब परेशान हो रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। तदफीन पर पाबंदी से अवाम परेशान। उत्तम नगर की कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं। हिंदू तंजीमों के एतराज़ के बाद लगाई गई पाबंदी। नवंबर 2017 से पाबंदी का है निफाज। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने केजरीवाल को लिखा खत। उत्तम नगर इलाके का ये वही कब्रिस्तान है जिसमें दिसंबर 2017 तक लोग मुर्दों को दफनाते थे। 2005 से 2017 तक यहाँ पर तदफीन होती रही। नवंबर 2017 में हिंदू तंजीमों की जानिब से इतराज़ के बाद दफ़ा 144 का निफाज किया गया और तदफीन करने पर रोक लगा दी गई। सर, जो आप कह रहे हैं कि मकामी लोगों के पास पेपर नहीं है, सिंचाई विभाग की जमीन है, अभी मैंने आपके सामने अमानतुल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपको बताया है, रिकॉर्ड की बात है, वीडियो है, अब ले लीजिएगा, जिसमें वो खुद अमानतुल्लाह साहब ये कहते हैं कि वहां पर कब्रें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, खुद उन्हीं का स्टेटमेंट है अमानतुल्लाह साहब का, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जहां पर कब्रें होंगी या जहां पर कब्रें होती हैं वो वक्फ माना जाएगा, वक्फ बाय यूजर। तो अगर वो सिंचाई विभाग की भी जमीन है तो वक्फ बाय यूजर हो गया। जब वक्फ बाय यूजर हो गया, खुद गवर्नमेंट का स्टैंड यह है कि वक्फ बाय यूजर है, तो फिर आखिर इस बात की और कौन सा सबूत चाहिए आपको इस बात के लिए कि वो कब्रिस्तान है। मुकामी लोगों को इस कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त न मिलने पर 12 किलोमीटर दूर द्वारका इलाके में दफनाने के लिए जाना पड़ता है। दिसंबर 2017 में उत्तम नगर मोहन गार्डन में एक विवाद हुआ, जिसमें यहाँ के रहने वालों का एक कब्रिस्तान छीन लिया गया। कब्रिस्तान छीन गया, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत पैदा हो गई है। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं ये कब्रिस्तान छीनने के बाद क्या दिक्कत पैदा हुई है, किस तरह की पोजीशन है अभी। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मौजूदा वक्त में अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसको कहाँ लेकर जाया जाए, कहाँ पे दफनाएं, मैटर ये है। एक कब्रिस्तान यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है जो पड़ता है उत्तम नगर के अंदर, लेकिन वो अब शिफ्ट हो गया विकासपुरी विधानसभा में। तो कब्रिस्तान था ये आप लोगों को क्यों नहीं मिल सका, अलॉटमेंट क्यों नहीं हो सका? क्या आप लोगों ने कोशिश की थी? बड़ी कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन हम नहीं मिल पा रहे हम लोगों को।
कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है, तो अब कोई किसी की मैयत हो जाती है तो वो क्या करता है? उत्तम नगर वाले लेते नहीं, मना कर देते हैं, कहते हैं आप वहीं ले जाओ, जो आपका पुराना पहला कब्रिस्तान वहीं आप लेके जाओ। एक बात बताइए, यहाँ के एमएलएज हैं, यहाँ के विधायक हैं, दूसरे लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों से बात हुई होगी, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कब्रिस्तान देंगे, लेकिन एमसीडी वाला वो तोड़ के चले गए, बंद करवा दिया, वहाँ कब्रिस्तान बिल्कुल ही हटा दिया। तो यहाँ से उत्तम नगर जाए तो उत्तम नगर भी मना कर देते। अब इलाके के छोटे कब्रिस्तान में तदफीन हो रही है, लेकिन जगह कम होने की वजह से कई कॉलोनियों के लोगों को दफनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से मामला दिल्ली अक़लियती कमीशन तक पहुंचा है। हमारे जो शिकायत आई है वो ये है कि कुछ लोग जो कि उस इलाके के ज़रा सा बाहर रहते हैं, उनका ये कहना है कि उस इलाके में जो कब्रिस्तान है वो हमको अपने यहाँ मुर्दे दफन नहीं करने देता। तो हमने इस सिलसिले में नोटिस उनको दिया हुआ है। जो मुंतजमा कमेटी है उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसलिए हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। तो हमने इस सिलसिले में उस मुंतजमा कमेटी को भी दिया हुआ है, वक्फ बोर्ड को भी दिया हुआ है और फ्लड डिपार्टमेंट को भी दिया हुआ है, ये पूछने के लिए कि भाई किस बुनियाद पर आपने दिया था, किन शर्तों के साथ दिया था, ताकि मालूम हो। अभी तक ये मामला भी बहुत उजागर नहीं हुआ है। दिल्ली में कभी 704 कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन अब 131 ही बचे हैं, जिनमें से सिर्फ 115 में तदफीन हो रही है। ऐसे में दिल्ली में तदफीन को लेकर परेशानी बढ़ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और ये बात अब बिल्कुल आया है कि दिल्ली में बहुत जल्द इंतखाबात भी होने वाले हैं और हर पार्टी अपने अपने नंबरात अवाम के नज़र में, उनके नज़रिए में बढ़ाने की कोशिश में है। ये मुद्दा इलेक्शन में क्या मुद्दा बनेगा, चूँकि एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें अपने मुर्दों की तदफीन नहीं वो कर पा रहे हैं, उन्हें उनके लिए मुश्किलात पेश आ रही है और उस इलाके से 12 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें तदफीन करनी पड़ती है। आपने जो तस्वीरें अभी देखी हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर से आपने देखा कि वहाँ पर कई कब्रें अब भी मौजूद हैं और एक बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 64 एकड़ की ज़मीन का 2 से 3 एकड़ का ये जो एरिया है, इलाका है, उसमें तदफीन हुआ करती थी। 2005 के बाद से लगातार तदफीन हो रही थी। आखिर 2017 में किन के कहने पर और किसके दबाव में, सवाल ये कि क्या किसी के दबाव में हुकूमत ये फैसला लिया है? क्या हुकूमत भी वहाँ पर ये नाप तोल कर रही है कि किस तरफ से दबाव ज़्यादा है, किस तरफ से कम है, किसका दबाव मान लेने में सियासी फ़ायदा है, किसका दबाव न मानने में सियासी नुकसान ज़्यादा नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। हम उनके पास सीधे चलते हैं। साथ ही हम माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो है दिल्ली के, हम उनसे भी फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब इस मामले में पेशरफ्त कहाँ तक आगे पहुंची है। खुर्रम, सवाल इस बात को लेकर है कि 2005 से लेकर 2015 के अवाखिर तक वहाँ तदफीन होती रही, अभी भी वहाँ कई कब्रों के साफ निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी के कहने पर और उसका सियासी फ़ायदा या नुकसान देखने के बाद ये फैसला लिया गया है? खुर्रम, देखिए, सियासी जो फैसले होते हैं उनमें नफ़ा नुकसान तो हमेशा ही होता है और इस मामले में भी आप देख लीजिए कि हमने राब्ता किया था कांग्रेस के वो रुकने असम्बली जिन्होंने ये सब शुरू करवाया था, यानी मुकेश शर्मा साहब। उनसे हमने इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा था, पहले उन्होंने राज़ी हुए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मेंबर असम्बली है नरेश बालियान, जो वहाँ पर मौजूदा मेंबर असेंबली अभी वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शामिल होने से मना किया। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई हाथ रखना नहीं चाहता, उसको कहीं ना कहीं उसको आग चिंगारी लग जाती है और वो उससे दूर हट जाता है। तो दरअसल अगर आप वहाँ देखें तो ये पूरा इलाका जो है वो तकरीबन वहाँ पर 1.5 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं उत्तम नगर के इस इलाके में, और ये पूरा इलाका मोहन गार्डन वगैरह का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो दूसरे वोटों की है और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली आए। तो सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। हालांकि सरकार का फर्ज था कि वो अपने आवाम की देखभाल करे। 64 एकड़ की बड़ी जगह है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा इलाका है 64 एकड़ का, जिसमें 2-2.5 एकड़ जगह इस्तेमाल हो रही थी।
और उसमें भी ये पूरा ग्रीन एरिया बना रहता है, क्योंकि कभी कभी कब्रों के लिए जगह वहाँ पर इस्तेमाल होती है, बाकी ज़माने में वो ग्रीन एरिया है, पार्क की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर एक छोटा मोटा मंदिर भी बना है और छठ घाट के लिए भी जगह इस्तेमाल होती है। लेकिन जो वोटों की सियासत है ना, वो विशाल आप समझिए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो बड़ा रोल अदा कर रही है। विशाल, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि हुकूमत वही फैसले ले रही है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि कब और किस फैसले से, किस अहकाम से उन्हें सियासी नफ़ा या नुकसान हो सकता है। लेकिन खुर्रम, जैसा आपने बताया कि 1.5 लाख के आसपास आबादी है, क्या ये आबादी को कम माना जाए? क्या अगर इसको लेकर एक ये लोग जो सीधे तौर पर इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो 12 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं अपने मुर्दों की तदफीन के लिए, क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से पहल में भी कुछ कमी की गई है इस मसले के हल के लिए? देखिए, पहल में तो कमियां हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मसला हल हो जाना चाहिए था, अगर इरिगेशन की ज़मीन भी थी, सिंचाई विभाग की ज़मीन भी थी अगर वहाँ पर, तो उसको अलॉटमेंट के लिए कोशिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट अलॉटमेंट नहीं हो सका। बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी तो रही है, क्योंकि अगर 2005 से 2017 तक एक चीज़ इस्तेमाल होती रही है और वो इस्तेमाल में है, उस पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन 2017 नवंबर में जाकर एतराज़ होता है, फिर हाईकोर्ट में मामला जाता है और हाईकोर्ट ये कहता है कि हुकूमत की पॉलिसी का मामला है। उसको आप वहाँ से देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेंबर असेंबली है, उनकी तरफ से भी मुझे इस तरह वहाँ के मकामी लोगों ने बात बताई कि वो भी कहते हैं कि हाँ, हम आपका इंतज़ाम करेंगे, आपको अलॉटमेंट होगा, लेकिन कब होगा, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं। शायद वोटों की सियासत है कि जो वक्त और हालात को देखते हुए बदल जाती है जी। तो यहाँ पर मेरे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ मुमताज़ आलम रिजवी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो मौजूद हैं, और इसी के साथ कमर आलम साहब भी मौजूद हैं। ये सारे लोग मौजूद हैं जो इस मामले से जुड़े रहे हैं। ख़ासतौर से मुमताज़ आलम साहब जो ख़ासतौर से वक्फ की रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, और उन्होंने काफ़ी बहुत सारी स्टोरियाँ की हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो विशाल, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सियासत है। अगर 1.5 लाख की आबादी है तो उसमें वोट भी जो है वो 30,000 के आसपास के 25,000 के आसपास बनता है। हालांकि अगर एक असेंबली को देखें तो उसमें 2-2.5-3 लाख के करीब वोट होते हैं। तो ये पूरी वोटों की सियासत है जो आप समझ सकते हैं विशाल जी। तो खुर्रम, मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों से ये पूछें, ये जाने जो आपके साथ मौजूद हैं कि दरअसल इस मसले को लेकर उन्होंने पहल क्या की, किस किस लेवल पर उन्होंने ये चाहा कि ये मसला हल हो। जब उस कब्रिस्तान पर 10 से ज़्यादा सालों तक तदफीन होती रही है, तो फिर किसी के एतराज़ के बाद हुकूमत ने फैसला ले लिया, तो आपने जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जमहूरी हक का मतलब इस्तेमाल करते हुए क्या कोशिशें की इन लोगों ने, कहाँ कमी रह गई? बिल्कुल विशाल, यहाँ वो सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर वहाँ पर तदफीन रोक दी गई, 10 सालों तक वहाँ पर आप लोग कब्रें बनाते रहे, लेकिन 17 साल तक आप लोग वहाँ पर बनाते रहे, उसके बाद अगर रोक दिया गया तो आपने अपने जमहूरी हक का किस तरह इस्तेमाल किया? कहाँ कहाँ आप लोगों ने दरवाज़ा जाकर खटखटाया? हम लोगों ने साहब बहुत जगह हम लोग भटके इसके लिए, जो है कभी हम उत्तम नगर कब्रिस्तान, कभी हमसे बोल दिया था कि द्वारका लेके जाओ। मैयत की बहुत दुर्गति होती है सर। नहीं, मैयत की दुर्गति होती है, लेकिन किस किस दरवाजे पर आप लोग गए? क्या वज़ीर आला केजरीवाल के दरवाजे पर गए? क्या नरेश बलियान के दरवाजे पर गए? क्या परवेश वर्मा के दरवाजे पर गए? हम परवेश वर्मा के दरवाजे पे भी गए, नरेश बालियान के साथ हम केजरीवाल के साहब के पास पे भी गए थे, और सब जगह हम लोग भटकते रहे, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। क्या होता है जब आप लोग वहाँ जाते हैं? वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है किसी भी तरीके से। असल में क्या है, किसी भी के पास चले जाओ, चाहे केजरीवाल जी के पास चले जाओ, चाहे अपने सांसद जी के पास चले जाओ, चाहे ये हमारे बालियान जी हैं, किसी के पास जाओ, हमारी कोई भी किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। और कहते हैं जी ऐसा है, यहाँ आप लोगों का तो कोई हक बनता ही नहीं है, ये तो उसकी जगह है, ये उनकी जगह। जब इतने सालों से थी, जब क्यों हमें अलाउटमेंट की थी? ये मुकेश शर्मा जी ने हमारे को वहाँ चालू करवाया था कब्रिस्तान, तो आज ये क्यों सुनाया जा रहा हमसे? लेकिन खुर्रम, जरा इनसे पूछे कि आज मुकेश शर्मा जी कहाँ हैं? क्या इन्होंने आखिरी बार कब ये लोग मिले थे मुकेश शर्मा से? देश के वासी नहीं है हम, क्या हमारे साथ मुकेश शर्मा जी कहाँ हैं? वो कब आपसे मिले? क्या इस मामले में उनसे फिर कोई बात हुई? नहीं, उसके बाद उनके सामने कोई बात नहीं हुई उनसे, वो सामने आते ही नहीं है।
मुकेश शर्मा सामने नहीं आते हैं। मुझे ये बताइए, जब ये फैसला हो गया कि आप लोग वहाँ तदफीन नहीं करेंगे तो हालात काफ़ी बदल गए हैं। जब कोई मैयत होती है तो क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से उसका इंतज़ाम करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अब मान लो जनाजा हो गया, कहाँ लेके जाएं उसको। कई बार तो ऐसा होता है कि मस्जिदों पे रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कौन सा कब्रिस्तान हमको जगह देगा या नहीं देगा, क्या करें। कई बार तो ऐसे वाक़ये आ गए कि पब्लिक गैर मुस्लिम भी है वहाँ, कहते हैं भाई जला दो इनको। अरे कैसे जला दें यार, हम मुस्लिम हैं, जला कैसे देंगे? गलत नहीं कह रहा मैं, क्योंकि बोलते भाई जलाओ इनको। अरे क्यों जलाएं? मेरे धर्म के अंदर मुझको दफनाने की इजाज़त दी गई है, तो जलाएंगे कैसे? हर दरवाज़ा देख लिया, सारी मन्नतें कर ली, परेशान हो गए हैं। अब ये है आपका एक सहारा है जो मीडिया इस काम को करवा सकता है। खुर्रम, ये तो बड़ी अजीब बात सुनने को मिल रही है जो ये कह रहे हैं ये लोग के आसपास के लोगों ने इनसे यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको कब्रिस्तान काफ़ी दूर पड़ता है तो यहाँ ना दफना कर अपने मुर्दों को जला दे। ये तो बड़ी अजीब सी बात सुनने में आ रही है। लेकिन खुर्रम, एक सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है, मैं बार बार इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिस दिल्ली में मुल्क के कोने कोने से शुमाल जुनूब चाहे जहाँ कहीं से भी कोई आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर और दूसरे इलाकों में वो अपनी बात को मनवाने के लिए धरने देते हैं लोग, दिल्ली के लोगों ने इसको लेकर कहाँ पर धरना दिया, कहाँ पर इन्होंने अनशन किया, कहाँ पर धरना दिया? क्या इन्हें ये नहीं पता है कि शायद यहाँ के सियासत को इसी तरह से अपनी बात मनवाई जाती है? एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप लोगों ने धरना दिया, आवाज़ क्यों नहीं उठाई? धरना दिया था हमने जो है अपनी करबला की ज़मीन के लिए भी हमने धरना दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए भी हमें करबला के लिए भी ज़मीन थोड़ी सी खरीदनी पड़ी, जिससे हम मुहर्रम का अपना प्रोग्राम कर लेते हैं वहाँ पर। क्योंकि उस टाइम जब मुकेश शर्मा विधायक थे तो उन्होंने एक जगह हमें अलॉट कर दी थी कि यहाँ पर आपकी करबला है। तो उसके बाद वो ज़मीन वाला आ गया कि भाई ऐसा है यहाँ पर आप नहीं करोगे, उसने बाउंड्री वगैरह कर दी। फिर लोगों ने जो है उधम करा, तो उसके बाद जो है फिर बोले ऐसा है कि हम आपको ज़मीन अलॉट करेंगे। उसके बाद वो हमारे सामने ही नहीं आए। उसके बाद हमने धरना किया क्योंकि हम मुहर्रम लेके खड़े हुए तो कोई इस मामले को लेकर के क्या आप लोगों ने धरना दिया? आप लोग कह रहे थे कि हम लोग वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के पास गए थे, क्या जवाब मिला था? उस टाइम जो था कांग्रेस की सरकार थी, मौजूदा जो थी कांग्रेस की सरकार थी और सांसद हमारे महाबल मिश्रा जी थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम आपको ज़मीन देंगे, कब्रिस्तान भी देंगे और उसका नाम क्या करबला की ज़मीन भी देंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमारी ज़मीन एक्वायर की गई थी, ये उन्होंने ही कहा था। जो हम उस पर जो अब तक 17 साल से जो हम वहाँ पर कब्रें कर रहे हैं, हमारा टेस्ट कराया जाए, DNA कराया जाए कब्र ज़मीन का, हमारी वहाँ पे 17 साल पुरानी कब्रें निकलें तब हमें हमारा कब्रिस्तान लौटाया जाए। मुमताज़ आलम साहब, ये बताइए इस तरह के हालात क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि आपने वक्फ को लेकर के ख़ास तौर से काम किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हालात इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि हुकूमतों की नीयत जो है वो ठीक मुझे नहीं लगती है, ख़ास तौर से वक्फ को लेकर के। यही मामला नहीं, आपको मालूम होगा 123 प्रॉपर्टी का मामला आज तक 1984 से और आज तक हल नहीं हुआ है। इसी तरीके से कब्रें जो हैं वो सिकड़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि चूँकि उनको लगता है कि मुस्लिम दिल्ली का जो है मुसलमान वो सिर्फ 6 सीटों पर सिमटा हुआ है, यहीं पे कुछ अगर सुनी जाए तो सुनी जाए, हालांकि यहाँ की भी नहीं सुनी जाती है। तो इसीलिए मैं ये पूछता हूँ कि जब अनऑथराइज कॉलोनी जो है वो ऑथराइज हो सकती है, जब दुकानें जो हैं जो अनऑथराइज हैं वो जब ऑथराइज की जा सकती हैं, तो जो ऑथराइज कब्रिस्तान है उसको अनऑथराइज कर दिया जाता है। क्या पॉइंट यहाँ पर खुर्रम इन्होंने कहा है मुमताज साहब ने कि जब अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज किया जा सकता है, उसके सियासी नफा नुकसान को तोला जा सकता है, तो फिर एक ऐसा कब्रिस्तान जहां पर 10 साल से ज्यादा बरसों तक वहां मुर्दों की तदफीन की गई, उसे कब्रिस्तान बने रहने क्यों नहीं दिया जा सकता? लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह भी है खुर्रम, ये जो बातें बीच में सामने आई अभी कि ये जमीन दरअसल फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन है या एग्रीकल्चर की जमीन है, क्या ये एक बुनियादी वजह है जिसको वजह बनाकर, जिसकी बुनियाद पर इस पर पाबंदी लगा दी गई है? क्या इसका कोई लीगल रास्ता है? मुमताज साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं? इस मामले में कमर साहब मुझे ये बताइए, क्या कोई लीगल रास्ता हो सकता है? जिस तरह से सिंचाई विभाग की ज़मीन बताई जा रही है, कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि आप तो इस मामले को लेकर काम करते रहे, कई जगह वक्फ कब्रिस्तानों को लेकर मसला चल रहा है। देखिए, बड़ा एक आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त टिप्पणी की हुई है, कहीं भी अगर कब्रें किसी भी तरह से अगर पुरानी कब्रें हैं तो वो ऑलरेडी वो वक्फ है, वो ज़मीन वो वक्फ को या किसी भी सरकार को देने या लेने का हक है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वक्फ है। तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगहें, बहुत सारे कब्रिस्तान इस तरह से अभी लूट लिए गए, एक तरह से मैं कहूँगा
चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रही हो। केजरीवाल जी को अभी इस टाइम जो है सोचना चाहिए था कि मोहन गार्डन का कब्रिस्तान हो या तुगलकाबाद गांव का कब्रिस्तान हो या लाल मस्जिद का मामला रहा हो, तमाम जगहों पे वही सीन क्रिएट हुआ जो कि मोहन गार्डन में। आज देख लें आप मोहन गार्डन के अंदर, वहाँ से मैयत होती 10 किलोमीटर दूर लोगों को वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है मैयत को ले जा करके। किस तरह की तकलीफ से लोग झेल रहे हैं और 1 साल से कंटिन्यू केजरीवाल जी के पास लोग चक्कर काट रहे हैं। ये जो दलील है कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है, आपका हक नहीं बनता है, ये कितनी चलने वाली है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखें लाल मस्जिद का केस, आप जरा जहन में लाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे अब वहाँ पे ज़मीन वक्फ की थी। सीआरपीएफ केंद्र के अंडर में आता है। केंद्र के जो सीआरपीएफ ने वहाँ पे कब्जा किया, बुलडोजरों से कब्रों को ढाया गया, उस मस्जिद को भी शहीद करने के लिए वो लोग खड़े हुए, किसी तरह से वो मस्जिद को बचा लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की सेंट्रल और अपना स्टेट जो दिल्ली गवर्नमेंट का, दोनों का मिलाजुला मामला रहा, तभी कब्जा हुआ। अभी सिंचाई विभाग का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पर केजरीवाल जी इंटरफेयर करते तो बिल्कुल 100% वो कब्रिस्तान बचाया जा सकता था। अब आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले तमाम जगहों पे छठ पूजा के लिए लोग होड़ मची हुई थी तमाम राजनीतिक पार्टियों में कि छठ पूजा वो कराएंगे या वो ऑर्गेनाइज कराएगा, वो ऑर्गेनाइज कराएगा। सब ने अपने अपने कुंड बना करके अपने अपने ऑर्गेनाइज की पूजाएं। लेकिन एक कब्रिस्तान, मैं एक लास्ट बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोचें माइनॉरिटी के साथ आप कितना पक्षपात करेंगे। मुमताज़ आलम, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, रास्ता निकल सकता है। हुकूमत को चाहिए कि वो सिंचाई विभाग हो, महकमा पाशी या और वक्फ है, उनको लेकर के कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा कि जब अनऑथराइज कॉलोनियाँ ऑथराइज की जा सकती हैं, दुकानें जो हैं वो ऑथराइज की जा सकती हैं, तो कब्रिस्तान के लिए जगह क्यों नहीं निकाली जा सकती? और फिर जब वो पुराना कब्रिस्तान है, ये तो बता रहे हैं 2005 से, लेकिन मेरी जो अपनी रिपोर्ट है वो 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। 100 साल पुराना कब्रिस्तान आप सोच लीजिए कि बरतानिया हुकूमत के का है, तो उसको आप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो आप पूरी हिस्ट्री निकालिए, उस पर मीटिंग कीजिए, और मीटिंग करने के बाद अगर नहीं हुए तो बहुत सारे, देखिए वक्फ के बहुत सारे मामले जो हैं वो कोर्ट में हैं, और ये हुकूमत दावा करती है कि हमने कोर्ट से बहुत सारे मामले जो है हल कर लिए लड़ करके। तो आप मुकदमा कीजिए, आप जा करके उसको छुड़ाइए, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ चूंकि ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, बहुत कम है, तो इसलिए उनको नजर, ये अच्छी बात नहीं है। इसको हिंदू मुस्लिम, लेकिन खुर्रम, मेरा सवाल यही है मुमताज साहब या दूसरे जो तमाम लोग हैं कि जब कोई दूसरे किसी दूर रियासत का मामला दिल्ली में आकर उठा सकता है, तो दिल्ली के एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से के बारे में इस बात को लेकर उठा क्यों नहीं सकते, एक मुहिम क्यों नहीं खड़ी कर सकते? और इसको जब ये कह रहे हैं कि 100 साल से ज्यादा पुराना कब्रिस्तान है, तो जब मामला कोर्ट में भी आप कह रहे हैं कि पहुंचा है, ये भी आप कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस के एक एमएलए ने उस वक्त इस चीज को शुरू करवाया था, लेकिन जब सियासत के गलियारे से ही ये मामले का हल निकल सकता है, तो उस गलियारे में ही कदम बढ़ाया जाए। क्या मुश्किल है इसमें? एक सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता सियासी तौर पर नहीं निकल सकता? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं, पूरे मुल्क के लिए आवाज़ उठती है, तो यहाँ पर क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, यहाँ अभी जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि केजरीवाल जी के पास भी ये लोग गए और गोपाल राय जी के पास भी ये लोग गए, यहाँ तक कि संजय सिंह जी के पास भी गए ये लोग। लेकिन कहीं ना कहीं मामला सिर्फ और सिर्फ जो अभी बात ये हो रही थी कि माइनॉरिटी की पकड़ किस सीटों पे है। 6 सीटें इनकी नज़र में जो आ रही हैं, इनको लगता है कि माइनॉरिटी के वहाँ पे आने जाने या रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनकी सियासत पे, इसलिए वहाँ पे अनदेखा कर रहे हैं ये लोग। जबकि वहाँ पर इनको समझना चाहिए कि वहाँ पे आप लोग संगम विहार का ही मामला हो, वहाँ पर भी माइनॉरिटी का इसी तरह का तालमेल है कि वहाँ पे कम है थोड़ा सा। तो जहाँ पर आपके वोट शेयर, जहाँ पे आपको लगता है कि सीट वहाँ निकल सकती है, आप वहाँ देखेंगे सिर्फ, ये गलत है। अभी अमानतुल्लाह खान साहब जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको कई जगहों पे उन्होंने बेहतर काम किया, तो हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया। जहाँ पर लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो उनको हम बोलने का हक है हमारा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस मामले में अमानतुल्लाह खान का क्या रोल रहा? क्योंकि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है जब भी किसी कब्रिस्तान की बात आती है। जनाब, बशर्ते क्या है, आप किसी को भी लेके चल लीजिए, आप असल में क्या, गरीबों की और मुसलमानों की तो सुनवाई हो ही नहीं रही है हिंदुस्तान के अक्सर। भाई खुर्रम, मैं यहाँ शायद रुकना चाहूंगा। याद होगा आपको कि जब तबरेज का मामला था, तो यही अमानतुल्लाह खान साहब है जिन्होंने झारखंड जाकर और झारखंड के तबरेज के घर में जाकर वहां उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से जो उनको इमदाद पहुंचाए थे वो पहुंचाए थे। तो ये अमानतुल्लाह खान साहब इनकी बात नहीं सुनेंगे या इस मामले को देखेंगे नहीं? मुझे नहीं लगता कि इनकी बात में कोई सच्चाई नजर आ रही है। देखिए, इससे पहले हमने देखा है मुमताज़ भाई
कि अमानतुल्लाह खान ने झारखंड का मामला भी दिल्ली में उठाया और तबरेज़ आलम की एक फैमिली को इमदाद दी। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत चाहे तो आप झारखंड का उठा रहे हैं, आप दूसरी जगहों का मामला उठा रहे हैं, आप मुंबई तक पहुँच जा रहे हैं, तो आप उत्तम नगर के मामले में आपको चाहिए कि बहुत संजीदगी से, और अभी वक्त है आपके पास, अगर अमानतुल्लाह चाहें और वक्फ बोर्ड चाहे, दिल्ली हुकूमत चाहे, तो वहाँ के लोगों को कब्रस्तान मिल सकता है, मुझे यकीन है। देखिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़मीनें औकाफ़ की हैं, लेकिन वो बेमसरफ़ हैं। और मुझे तो अभी तक हैरत ये है कि ख़ुद जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, खुर्रम साहब आप तो कई बार गए होंगे, वहाँ चूहे दौड़ रहे हैं, उसकी हालत ठीक नहीं हो पा रही। तो ये तमाम कमियां हैं, और उन कमियों को अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहली हुकूमत में और इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए इनको अगर ये चाहें, जैसा कि आप कह रहे हैं, रास्ते हैं, और हुकूमत जब चाहती है, आपको पता है, जब हुकूमत चाहती है तो रास्ते निकल आते हैं। नीयत साफ़ होनी चाहिए तो फिर सब रास्ता साफ़ हो जाता है। अगर नीयत साफ़ नहीं है तो बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मुझे ये यकीन है कि अमानतुल्लाह साहब जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत सरगर्म हैं, जैसा कि वो ख़ुद भी जाहिर करते हैं इस चीज़ को, तो इस मामले में भी उन्हें चाहिए कि वो आगे आएँ और लोगों से मिले, उनकी मुश्किलात, क्योंकि देखिए 2 साल से ये मसला लटका हुआ है, 2017 से, और ये 19 है और 20 में इलेक्शन होने वाला है। इसको इलेक्शन की नीयत से आप देखिए ही नहीं, इसको आप ये देखिए साहब कि ये मसला है और इंसानियत का मसला है जी। मतलब अगर मुस्लिम से ये कहा जाने लगे कि साहब आप लाशों को जलाना शुरू कर दीजिए, कितनी अफसोस की बात है, जबकि उनके पास ज़मीन है? जी खुर्रम, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि आपसे सिर्फ अब ये बताएं कि खुर्रम, माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली जो है वहां ये मामला पहुंचा है। जफर इस्लाम खान से हम कोशिश कर रहे थे, बात हो नहीं पाई, वो शायद मसरूफ हैं। क्या माइनॉरिटी कमीशन इस बारे में कुछ पहल कर रहा है? क्या बात हुई है आपकी उनसे? हुई थी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा था कि ये मामला हमारे पास दूसरी तरह से आया है, क्योंकि उत्तम नगर के जिस इलाके में ये कब्रस्तान छीना गया है उसके पास ही में विकासपुरी एक जगह है, जिसमें जो पहले इस इलाके में ये कब्रस्तान लगता था, वो कब्रस्तान उसमें चला गया है। वहाँ पर ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनको रोका जाता है, कुछ लोगों को इजाज़त भी मिल जाती है, लेकिन आमतौर से मना किया जाता है कि आप कहीं और ले जाइए, यहाँ जगह की कमी है। तो देखें तो किसी ज़माने में दिल्ली में तो यहाँ से उत्तम नगर जाए तो उत्तम नगर भी मना कर देते।